गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मैक्यूला डीजनरेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेटाइनल डी अटैचमेंट पढ़ा था। ठीक है कि रेटाइनल डी अटैचमेंट में क्या हो रहा था, हमारी जो न्यूरोनल लेयर थी वो पिगमेंटल लेयर से सेपरेट हो रही थी। ठीक है, उसके रीजन हो सकते थे, मोस्ट कॉमन हमारा एज था। ठीक है, एज की वजह से हो रहा था या ट्रॉमा की वजह से हो रहा था। क्लियर? तो हमने ये सब चीजें पढ़ी थी हमारे रेटाइनल डी अटैचमेंट में, और हमने उसकी खास कुछ सर्जरीज के बारे में पढ़ा था। हमने बोला था कि उसमें जो बेस्ट सर्जरी होती है वो कौन होती है? स्क्लेरल बकलिंग। ठीक है, स्क्लेरल बकलिंग क्या है? एक सबसे अच्छी सर्जरी है। और दूसरी हमने कौन सी करी थी? क्रायो सर्जरी। और क्रायो सर्जरी में क्या था हमारा? हमने गैस और हमने सिलिकॉन ऑयल बलून हमने यूज किए थे। ठीक है, गैस कौन सी थी? SF68 थी। ठीक है, जो हम गैस वहां पर डाल रहे थे SF6 थी और C3F8 थी। ठीक है, हमने वो दोनों गैसेस वहां डाली थी। एडवांटेज ये थी कि वो गैस से क्या था कि दोबारा ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था, और जो हमारा जो सिलिकॉन ऑयल बलून हम डालते हैं उसमें हमको दोबारा ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसका डिसएडवांटेज ये था कि जब आप गैस डाल रहे थे तो उससे ब्लर विजन हो रहा था। क्लियर? बट जो आप सिलिकॉन डाल रहे थे उससे कोई भी ब्लर विजन वहां पर पेशेंट को नहीं हो रहा था, तो वो उसको अच्छा लग रहा था। क्लियर? तो अगर आपसे इससे पूछेंगे कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज, आपको बताना है क्या है, आपका एज या फिर डीजनरेटिव कॉज हो सकता है। क्लियर? पेशेंट को कैसा दिखाई देगा? उसको आंखों के सामने एक पर्दा सा दिखेगा, मतलब कर्टन फॉलिंग लाइक इन फ्रंट ऑफ आई उसको फील होगा। तो ये तो था हमारा रेटाइनल डी अटैचमेंट में। अब आज हम पढ़ेंगे मैक्यूलर डीजनरेशन। क्लियर? तो मैक्यूलर डीजनरेशन क्या होता है बच्चों? मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब हम टर्म्स पढ़ रहे थे कि हमारी जो आई होती है उसके अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारे रेटिना पर। रेटिना पे एक पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला लूटिया। और वो जो मैक्यूला लूटिया था वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हमारा शार्पेस्ट एंड कीनेस्ट विजन के लिए, है ना, हमारे सेंट्रल विजन के लिए। और वहां पर कौन सबसे ज्यादा प्रेजेंट थे? कोन्स। वहां रॉड सेल्स प्रेजेंट नहीं थे। क्लियर? ये रही हमारी रेटिना जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है। क्लियर? ये है हमारी रेटिना, यहाँ पर प्रेजेंट है रॉड्स एंड कॉन्स। रेटिना में दो लेयर है, इनर एंड आउटर। इनर लेयर है हमारी पिगमेंटल, और सॉरी इनर मोस्ट लेयर है हमारी कौन सी? न्यूरोनल लेयर। और अंदर की तरफ कौन सी है? पिगमेंटल लेयर। क्लियर? तो अब हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, मैक्यूलर डीजनरेशन है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, ये कौन है हमारी? दिस इज स्क्लेरा। नेक्स्ट वन, ये कौन है हमारी? कोरोइड। जहां पर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, ये हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई है। यहाँ क्या है आपका? ये ब्लड है यहाँ पर। ठीक है, हाईली रिच इन ब्लड सप्लाई। ठीक है तो चलिए अब हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि अब मैक्यूलर डीजनरेशन में होता क्या है। मैक्यूलर डीजनरेशन में क्या होगा? आपका जो मैक्यूलर लूटिया, जो एक पार्ट था हमारा किसका? आपके रेटिना का, यहाँ पर एक इस टाइप का एक पिट बना हुआ था जिसको हमने क्या बोला? दिस इज मैक्यूलर लूटिया। कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा, अंदर को तरफ धसा हुआ होगा आपका मैक्यूलर लूटिया। क्लियर हो गया? इसको क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? दिस इज मैक्यूला लूटिया। और अगर मैक्यूला लूटिया का आपको फंक्शन याद होगा, वो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है आपके सेंट्रल विजन के लिए। क्लियर? और वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओनली वहां पर कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां रॉड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर? तीसरा, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है? शार्पेस्ट एंड कीनेस्ट विजन के लिए। शार्प एंड कीनेस्ट, जैसे आपको सुई में धागा डालना है, ठीक है, ऐसा, या स्ट्रेट लाइन देखनी है ना, तो ये किसके लिए? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में क्या है, ये आपका जो कलर कलर विजन होता है ना, ये वो भी आपको प्रोवाइड करता है। अगर मैक्यूलर लूटिया खराब हो जाएगा आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ठीक है, ये आपके जितने भी कलर विजन है उसमें भी क्या करता है? हेल्प करता है। क्लियर हो गया? अगर आपको मैक्यूला लूटिया के फंक्शन पता होंगे तो आप क्या है, इजीली बता सकते हो कि मैक्यूला लूटिया अगर डीजेनरेट हो जाए, अगर वो खराब हो जाए, तो आपको प्रॉब्लम आने क्या वाली है। क्लियर हो गया?
तो चलिए अब हम वन बाय वन इसमें देखेंगे। तो आपको ये 3 चीजें याद रखनी है, सेंट्रल विजन, शार्पेस्ट कीनेस और कलर विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन? मैक्यूला लूटिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। अगर आपको मैक्यूला लूटिया का इतना पता चल गया है तो अब हम आप इजीली आगे इसकी डिजीज को याद कर सकते हो। सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि एग्जैक्टली डेफिनेशन होती क्या है इसकी। तो डेफिनेशन में आप लोग लिखेंगे इट इज अ कंडीशन, इट इज अ कंडीशन, आप साथ में नोट्स भी बना लीजिए तो ये आपको ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इट इज अ कंडीशन इन विच डिटोरिएशन ऑफ, कंडीशन इन विच डिटोरिएशन ऑफ, ठीक है, डिटोरिएशन ऑफ मैक्यूला लूटिया, डिटोरिएशन ऑफ मैक्यूला लूटिया, या फिर जिसको आप क्या बोल रहे थे, येलो स्पॉट, या और क्या बोल रहे थे आप उसको, एक और टर्म था दैट इज फोविया। ठीक है, ये तीनों आपको टर्म्स याद रखनी है। इसमें क्या रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये किसका पार्ट है तो आपको साथ में बोलना है इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज पार्ट ऑफ किसका है, रेटिना। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ रेटिना विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका, मैक्यूला लूटिया। अब आप वन बाय वन यहाँ पर उसके पॉइंट्स लिखेंगे, क्लियर। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, क्लियर। क्या क्या लिखेंगे, फर्स्ट आएगा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल विजन, शार्पेस्ट एंड कीनेस्ट विजन, शार्पेस्ट एंड कीनेस्ट विजन। और क्या लिखेंगे आप, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट कंटेन्स द वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्स। ठीक है, तीसरा क्या है, कंटेन वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्स। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉन्स प्रेजेंट है तो कॉन्स दिन में काम करते हैं, दिन में हमको सारे कलरफुल चीजें दिखती है। और जो हमारा कॉन्स होता है आपको अच्छे से पता है कि कॉन में हमारे कितने कलर आते हैं, दैट इज RGB। कॉन में कौन कौन आते हैं, दैट इज RGB। R मीन्स रेड, विच इज ग्रीन एंड दिस इज ब्लू। ठीक है, ये तीनों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इन्हीं तीनों कलर से हमारे क्या बनते हैं, बाकी के सारे कलर बनते हैं। अगर ये मैक्यूला लूटिया ही खराब हो जाएगा तो सेंट्रल विजन तो गया, शार्पेस्ट कीनेस्ट गया, मतलब अगर बंदे को सीधी लाइन दिखती थी तो अब वो कैसी दिखेगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखेगी। अगर आपका सेंट्रल विजन, अगर किसी को ऐसे चेहरा दिखता था, उसकी आंख कान नाक दिखते थे, तो अब वो क्या है, नहीं दिखेगा, वो फेस रिकॉग्निशन ही नहीं कर पाएगा, उसको सब सीता गीता सब एक जैसे लगेंगे, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स कभी कभी पूछ सकते हैं कि आपका जो मैक्यूलर डिजेनरेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, क्लियर। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की जो आपके एनक्लेक्स में भी दिए गए हैं। तो मैक्यूलर जो डीजेनरेशन होता है, जो मैक्यूलर डीजेनरेशन होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चों, 2 टाइप्स का, क्लियर। एक तो होता है आपका ड्राई मैक्यूलर डीजेनरेशन, ठीक है, ड्राई मैक्यूलर डीजेनरेशन, और एक होता है आपका वेट मैक्यूलर डीजेनरेशन, क्लियर, वेट मैक्यूलर डीजेनरेशन। अभी ड्राई और वेट होने के रीजन क्या है, क्लियर। जो आपका ड्राई मैक्यूलर डीजेनरेशन होता है वो कैसा होता है आप लोगों का, दिस इज एज रिलेटेड, मतलब जैसे जैसे आप लोगों की उम्र होती जाएगी या किसी की उम्र होती जाती है तो जो मैक्यूला लूटिया होता है वो ड्राई होने लग जाता है, क्लियर। कैसा होने लग जाता है, ड्राई। ड्राई क्यों होगा, उसमें होता क्या है एक्चुअली, जो क्यों होता है एज रिलेटेड, क्योंकि वहां पर जो कैपिलरीज या फिर जो आर्टरीज प्रेजेंट होती है उनमें क्या हो सकती है, क्लॉग्ड हो सकती है, वो किसी वजह से, किसी रीजन की वजह से आर्टरीज आर क्लॉग्ड, और अगर वो क्लॉग्ड हो जाएगी तो आपके मैक्यूला लूटिया को बराबर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। अगर आपकी आर्टरीज या कैपिलरी क्लॉग्ड हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू मैक्यूला लूटिया, क्लियर हो गया, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू किसको, मैक्यूला लूटिया, क्लियर। और अगर मैक्यूला लूटिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं करेगा, क्लियर हो गया।
और फिर यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आएगी, आपके रॉड्स एंड कॉन्स क्या होंगे आपके, वो मर जाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा आपका, रॉड्स एंड कॉन्स क्या हो जाएंगे आपके, रॉड्स एंड कॉन्स क्या हो जाएंगे आपके, डाइड, ठीक है, मर जाएंगे। अल्टीमेटली ये होना क्या है लास्ट में, इसी वजह से क्या होगा आपका, आपको जो विजन होगा वो लॉस हो जाएगा। क्लियर, ड्राई समझ आ गया। तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट याद रखना है, तो ड्राई से आपको एक पूछा जाएगा कि ड्राई किस में देखने को मिलता है, तो ये क्या है, एज रिलेटेड है। बस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्राई मैक्युलर डीजनरेशन एज रिलेटेड होता है। क्लियर। अब बात करते हैं हम वेट मैक्युलर डीजनरेशन की। वेट मैक्युलर डीजनरेशन में होता क्या है बच्चों, किसी भी रीजन की वजह से, वो एज रिलेटेड नहीं है, वो किसी भी रीजन की वजह से क्या होगा कि जो आपका मैक्युला लूटिया है वहां पर क्या होगी, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा या ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, कहां पर, आपके मैक्युला लूटिया के नीचे, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, आपका विजन डिटोरिएशन हो जाएगा। क्लियर। अगर हम इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फ्लूइड एंड ब्लड, फ्लूइड एंड ब्लड collect under the, fluid and blood collect under the macula lutea, under the macula lutea, clear, collect under the macula lutea। उसकी वजह से क्या होगा फिर, रिजल्ट्स इन, उसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन स्कार फॉर्मेशन। उसकी वजह से क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो सकती है आपके मैक्युला लूटिया पे, या फिर क्या हो सकता है आपका विजन में डिटोरिएशन हो सकती है। ठीक है, विजन डिस्टॉर्शन हो सकता है। ठीक है, आपका विजन खराब हो सकता है। क्लियर। तो सीधी सी बात है, वेट होगा तो भाई वहां पर फ्लूइड भर रहा है, और अगर ड्राई होगा तो मतलब आर्टरीज, मतलब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, मतलब यहाँ सप्लाई क्या हो गई है, कट हो गई, और यहाँ भर भर के सप्लाई, यहाँ बहुत ज्यादा सप्लाई है और यहाँ बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो वो कौन सा है, आपका एज रिलेटेड है, और जो आपका वेट है वो आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे दो, हमारे टाइप्स थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे किसकी तरफ, रिस्क फैक्टर की तरफ, कि सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर किस में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो चलिए आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी उसको लिखिए, रिस्क फैक्टर ऑफ, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ मैक्युलर डीजनरेशन। क्लियर, रिस्क फैक्टर, सबसे ज्यादा जो रिस्क पर लोग रहते हैं वो कौन होते हैं, मोर देन 65 ईयर ऑफ ओल्ड वाले जो लोग होंगे उनको सबसे ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है। दूसरा, जिनको हाइपर टेंशन है, मैंने आपको पहले ही कहा था हाइपर टेंशन वाला होगा या फिर जेनेटिक होगा। हाइपर टेंशन वाले को कौन सा देखने को मिलेगा, आपका वेट वाला। एज रिलेटेड वाले को कौन सा देखने को मिलेगा, ड्राई वाला। हाइपरटेंशन वाले को क्या होगा, इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई वहां पर जा रही है, गलती से वहां पर आपकी कोई आर्टरी या फिर आर्टरी रप्चर हो गई या कैपिलरी रप्चर हो गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, हो गया आपका मैक्युलर डिजेनरेशन। कौन सा वाला, वेट वाला। ड्राई वाला एज रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी समझाया, या हो सकता है वो जेनेटिक भी हो। क्लियर। चलिए अब हमने रिस्क फैक्टर तो पता कर लिए कि इन सब की वजह से हो सकता है। एक और रिस्क फैक्टर होता है बच्चों, दैट इज स्मोकिंग। जो ये स्मोकर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा होता है, और उनमें भी कौन सा देखने को मिलता है आपको, ड्राई मैक्युलर डीजनरेशन। आपको पता ही है स्मोकिंग की वजह से क्या देखने को मिलेगा, ड्राई मैक्युलर डीजनरेशन। ठीक है, हाँ मैं इसको एग्जैक्ट नहीं बता सकती, बट मुझे ऐसा लगता है कि स्मोकिंग की वजह से भी ड्राई ही मिलेगा आपको। क्लियर। तो चलिए अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये जाएगी, देन आपकी सेकंड में ये स्मोकिंग जाएगी, देन थर्ड प्रायोरिटी इज हाइपरटेंशन। क्लियर। अगर आपको तीनों साथ में देखने को मिलते हैं, अगर आपको एज दिख रही है तो आप एज को टिक कीजिए, अगर आपको स्मोकिंग दिख रहा है, एज नहीं है, तो आप स्मोकिंग को कीजिए। क्लियर की सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर पे कौन से लोग होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम की तरफ, क्योंकि जो मैक्युलर जो डीजनरेशन होता है, जो हमारा मैक्युलर लूटिया होता है, उनमें ऐसा कैसे पता चलेगा आपको कि आप बोलोगे किसको, अरे मैक्युलर डीजनरेशन है इसको। तो सबसे पहले पता चलता है, अगर हम बात करते कि हमारा अर्लीस्ट साइन क्या आता है। ठीक है, अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम क्या होगा, तो अर्लीस्ट जो आएगा वो क्या होगा,
उसको सबसे पहले क्या होगी, सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। अर्लीस्ट क्या होगा कि उसका जो सेंट्रल विजन होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस हो जाएगा, क्योंकि वो उसी के लिए फेमस है। क्लियर। दूसरा क्या होगा उसके पास, उसका कलर रिकॉग्निशन की पावर खत्म हो जाएगी। आप उसको कोई कलर दिखाओगे वो उसको कुछ और ही रंग बता देगा, तो क्या होगा, उसकी जो कलर रिकॉग्निशन की कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, वो बता ही नहीं पाएगा कौन सा है। तीसरा क्या होगा, उसको क्या होगी, जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, उसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो उसको कैसी दिख रही है, अब वेवी दिख रही है वो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कैसी दिख रही है, वेवी। मतलब पहले उसको लाइन सीधी दिखती थी, अब उसको वही लाइन कैसी दिख रही है, ऐसे वेव में दिख रही है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है उसको, अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे जब ये सब चीजें होगी तो वो क्या करेगा, रिकॉग्नाइज फेस डिफिकल्टी। अब उसको क्या होगा, धीरे धीरे अब वो क्या करेगा, लोगों के फेस पहचानना भी उससे अब बंद हो जाएंगे, अब वो नहीं पहचान पाएगा कि ये कौन है, क्योंकि उसको सब एक जैसे दिखेंगे। क्लियर हो गया। और साथ में क्या होगा, वो जब भी अंधेरे में जाएगा उसको क्या होगी, डिफिकल्टी होगी टू सी इन लो विजन। क्लियर हो गया। जब भी वो क्या करेगा, अंधेरे में जाएगा उसको बिल्कुल नहीं दिखेगा, एक तो रॉड्स एंड कॉन्स तो खत्म ही है, दिन में भी अगर वो लाइट नहीं जली होगी किसी कमरे में जाएगा उसको वहां पर देखने भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा लास्ट होगा, दैट इज ब्लर विजन, दैट इज ब्लर विजन। क्लियर हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सेंट्रल विजन एंड कलर रिकॉग्निशन, फिर आपका साथ में क्या है, ब्लर विजन। क्लियर हो गया, ये सारे समझ आ गए आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, अगर आपको कोई ऐसे बोलता है कि जिन लोगों को क्या है, आपको सेंट्रल विजन लॉस हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं सेंट्रल स्कोटोमा। क्या बोलेंगे, सेंट्रल स्कोटोमा भी बोलते हैं इसको। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्कोटोमा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए अब हम बात करते हैं हमारे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। ये सब तो हमें पता चल गया कि साइन एंड सिम्टम क्या क्या आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन, वेवी दिख रही है, कलर रिकॉग्निशन नहीं कर पा रहा है वो, है ना, और क्या हो रहा है, सेंट्रल विजन लॉस हो रहा है। तो अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि हमें पता ही चल जाए कि तेरे को हाँ क्या है, मैक्युलर डीजनरेशन ही है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस पेशेंट का ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमने ऑप्थेल्मोस्कोपी करेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उसके पास इसमें एक टेस्ट आता है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, और ये इसका कंफर्मेटरी बोल दीजिए, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज ऑप्टिकल कोहेरेंस, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, टोमोग्राफी। इसको करते क्यों है बच्चों, इसके करने से क्या होगा, इससे होगा कि जो आपकी इमेज ऑफ रेटिना एंड मैक्यूला, आप ये चेक करोगे कि आपकी जो इमेज है वो मैक्यूला रेटिना पर इजीली बन रही है। ठीक है, इसको हम क्यों करेंगे, टू चेक द इमेज ऑफ, टेक द इमेज ऑफ मैक्यूला एंड रेटिना। ठीक है, मैक्यूला एंड रेटिना, आपको इसको चेक करना है तो क्या करोगे, आप इसकी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी करोगे, इमेज ऑफ रेटिना और मैक्यूला की चेक करने के लिए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग मैनेजमेंट की, या हम बात करते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट की। क्लियर, मैनेजमेंट की। तो सीधी सी बात है बच्चों, ये जो मैक्यूला लूटिया होता है ये क्या है, इसका कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब सीधी लाइन टेढ़ी दिख रही है, कलर पहचाने नहीं आ रहे हैं, आप 65 साल से ऊपर हो चुके हो, तब हम उसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक तो नहीं कर सकते हैं बट हम उसको रोक सकते हैं। क्लियर, हम उसको रोक सकते हैं बट हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये बढ़ती ही जाएगी उम्र के साथ साथ। तो अगर आपसे इसका कोई एग्जैक्ट रीजन कॉज पूछेगा तो देयर इज नो क्योर ऑफ, यहाँ पर क्या है, देयर इज नो क्योर ऑफ मैक्युलर डीजनरेशन, देयर इज नो
क्योर ऑफ मैक्यूलर डीजेनरेशन, फर्स्ट पॉइंट, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो फिर करेंगे क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बढ़ने नहीं देंगे। क्लियर हो गया। तो हम, अगर आपने इसको पहले ही देख लिया, ठीक है, इसका क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसमें फिर करेंगे क्या, कैसे ठीक करेंगे हम इसको। तो हम क्या करेंगे, अगर आपने टाइम से पता कर लिया कि आपको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, स्ट्रेट लाइन वेवी दिख रही है, चेहरे पहचानने में दिक्कत हो रही है, ये सब होने से पहले अगर एक दो सिम्टम ही अगर आपने पहले ही पहचान लिया होगा, तो क्या होगा कि आप इजीली इसको रोक सकते हैं। क्लियर हो गया। तो क्या क्या लिखेंगे हम, तो लिखिए इसमें, स्टार्टिंग treatment can slow the starting treatment can slow the disease progression। ठीक है, अगर आपने शुरू में ही इसका ट्रीटमेंट ले लिया तो आप क्या कर सकते हो, स्लो कर सकते हो उसको बढ़ने से, आप उसको रोक सकते हो। तो अगर आप बोलोगे कि फिर दवाई क्या देंगे, तो दवाई में हम क्या देंगे बच्चों, इसमें सिर्फ विटामिन देंगे। ठीक है, मेडिसिन में आप लोगों ने क्या देना है, सिर्फ विटामिन देना है। अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग में आप लोग क्या दोगे, आप उसको विटामिन सी दे दो, विटामिन ई दे दो, है ना, या फिर विटामिन ए दे दो, है ना, और क्या दे देंगे हम लोग उसको, हम उसको जिंक खाने को दे देंगे। हम ये सब चीजें कर सकते हैं, हम उसको विटामिन दे सकते हैं ताकि हम उसको ये और बीमारी बढ़ने से रोक सके है। क्लियर हो गया, है ना। और हम क्या दे सकते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हम उसको खाने पीने में क्या देंगे, आप उसको बोलेंगे कि यूज कलरफुल, क्या, यूज द कलरफुल फ्रूट्स। उसको बोलना है जितने ज्यादा हो सके आपने क्या करना है, कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खानी है। ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा कलर होते हैं। ठीक है, तो आपको पेशेंट को बोलना है कि आपने जितना हो सके कलरफुल फ्रूट्स खाइए, हो सकता है उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिले। क्लियर हो गया। तो उसको ये एडवाइस करना है, और साथ में आपको उसको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने को एडवाइस करना है। ठीक है, आपको विटामिन एंड मिनरल्स ही खाने को बोल सकते हो, तभी जाके उसका कुछ हो सकता है, मतलब उसकी डिजीज नहीं बढ़ेगी, और अब ठीक तो हो नहीं सकता। हाँ, एक चीज हो सकती है कि ड्राई वाले का तो अब कोई इलाज नहीं है, ड्राई तो ड्राई है, बट अगर आपको वेट वाला मैक्यूलर डीजेनरेशन है तो उसमें आप एक सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी किसके लिए है, फॉर वेट मैक्यूलर डीजेनरेशन। ठीक है, फॉर वेट मैक्यूलर डीजेनरेशन। ठीक है, ठीक है, सर्जरी है उसके लिए। क्या है, वहां पर क्या हो रहा था, आपकी जो ब्लड वेसल्स थी वो कहीं से लीक हो रही थी, ब्लड वेसल्स आपकी लीक हो रही थी, है ना, या ज्यादा ब्लड सप्लाई थी, या वो रप्चर हो गई थी, इसलिए वजह से ऐसा हो रहा था। तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे वहां पर, आप उसको, इट कैन ट्रीट वेट मैकुलर डीजेनरेशन कर सकते हो बाय, कैसे, आप उसको लेजर से आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, लेजर थेरेपी से आप क्या करोगे, उसको ट्रीट कर दोगे। क्लियर, वेट वाले को आप लेजर से ट्रीट कर दोगे, जितना भी आपका वो ब्लड लीक हो रहा था आप वहां पर उसको ठीक कर दीजिए, उस ब्लड वेसल को, तो नहीं लीकेज होगा। और साथ में आपको क्या बोलना है, उस पेशेंट को बोलना है कि वियर द आई ग्लासेस, आपको क्या करना है, आई ग्लासेस वियर करके रखनी है। और आपको घर पर यूज क्या करनी है, आपको घर पर यूज करनी है ब्राइट लाइट जितना ज्यादा हो सके। क्लियर हो गया, यूज ब्राइट लाइट एट होम। कभी भी आपको ऐसे नहीं रहना है अंधेरे में, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर पे क्या यूज कीजिए आप लोग, एकदम ब्राइट लाइट यूज करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका क्या है, मैक्यूला लूटिया जो इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो खराब हो चुका है। तो घर पे आपको क्या करना है, सबसे अच्छी वाली आपको ब्राइट लाइट को यूज करना है। ठीक है, सर्जरी मैंने आपको बता दिया क्या है आपकी, दैट इज लेजर थेरेपी। ठीक है, और वो भी किसका ट्रीटमेंट है, लेजर थेरेपी आपका ट्रीटमेंट है वेट मैक्यूलर डिजेनरेशन का। ड्राई का हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। चलिए, तो हमारा जो मैक्यूलर डिजेनरेशन था वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। जो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है दैट इज ऑक्यूलर मेलेनोमा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दिस इज ऑक्यूलर मेलेनोमा।
तो ऑक्यूलर मेलेनोमा के बारे में अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, चलिए ये छोटे-छोटे टॉपिक है तो इनको एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्युलर ऑक्यूलर मेलेनोमा। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूलर मेलेनोमा। ऑक्यूलर मेलेनोमा का मतलब होता है कि आपकी आई का कैंसर, ठीक है, या आप इसको क्या बोल सकते हो, कैंसर ऑफ आई, ठीक है। आप इसको नॉर्मली बोल दो, आई का कैंसर भी बोल सकते हो, आंखों में भी कैंसर होता है ना, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं मैक्युलर ऑक्यूलर मेलेनोमा है क्या है। ऑक्यूलर मेलेनोमा क्या है बच्चों, आपकी आंखों का कैंसर है। और आंखों में भी कैंसर जो है ऐसा नहीं है हर जगह होता है, वो कहाँ होता है, सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे हमारे आइरिस में होता है, सॉरी कोरोइड में होता है 90%। क्लियर, मैक्युलर जो कैंसर होता है सबसे ज्यादा आपको कोरोइड में देखने को मिलेगा, 90% आपको कोरोइड में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा कितना, 7% आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपकी सीलियरी जो बॉडी है, ठीक है, सीलियरी बॉडी में देखने को मिलेगा। और बाकी का क्या है, 2%, 3% आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपको आपके आइरिस में देखने को मिलेगा। सॉरी, 2% आपको आइरिस में देखने को मिलेगा और 1% आपको कहीं भी बाकी रिमेनिंग आईज में आई में देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आपका मैक्युलर ऑक्यूलर मेलेनोमा है, जो आपका आई कैंसर है, वो कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। चलिए, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अगर आपको ये मैक्युलर मेलेनोमा है क्या है एग्जैक्ट, चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले। तो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे कि इट इज अ मोस्ट कॉमन, क्या लिखेंगे हम, इट इज अ मोस्ट कॉमन, it is most common malignant tumor of eye, it is most common malignant tumor of eye, सबसे कॉमन सा ट्यूमर है ये किसका, आई का। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग, इसकी लोकेशन, ठीक है, इट इज अ मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ आई। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो लोकेशन हमने ऑलरेडी आपको बता दी है, लोकेशन है इसकी सबसे ज्यादा कोरोइड। कोरोइड क्यों है बच्चों इसकी सबसे ज्यादा लोकेशन, क्योंकि वहां पर क्या है, हाई ब्लड सप्लाई है, ठीक है, हाई ब्लड सप्लाई है, इसीलिए कोरोइड इसकी क्या है, सबसे ज्यादा इसकी लोकेशन है, कितना परसेंट, दैट इज 90%। क्लियर हो गया। दूसरी लोकेशन हमने बोली थी इसकी आइरिस, ठीक है, आइरिस भी हो सकती है। और तीसरी कौन सी लोकेशन बोली थी हमने, दैट इज हमारा क्या था तीसरा, सीलियरी बॉडी, दिस इज सीलियरी बॉडी। क्लियर, ये तीनों थे हमारे, है ना। सीलियरी बॉडी कितना था, 7%, सी फॉर सीलियरी बॉडी, सी फॉर सात, सी और बाकी 2% ये, और बाकी जो बच गया वो अदर आई में हो सकता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आपकी आंखों में कैंसर है, अब वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होने का मेटास्टेसिस कहाँ होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, आप ये नोट डाल के लिख लीजिए। नोट में लिखेंगे हम लोग साइट ऑफ मेटास्टेसिस, साइट ऑफ मेटास्टेसिस, साइट ऑफ मेटास्टेसिस क्या रहेगा इसका बच्चों, लीवर। अगर किसी को आई में कैंसर है तो 80% चांसेस होते हैं कि उसको वो कैंसर क्या है, लीवर में जरूर जाएगा। क्यों, क्योंकि कोरोइड में हाईली ब्लड सप्लाई है, और आई और लीवर मतलब कि जो ब्लड सप्लाई होती है उसके थ्रू क्या हो सकता है, आपका जो कैंसर है वो आपके अफेक्ट कर सकता है, किसको, लीवर को। क्लियर हो गया इतना। चलिए अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए अब इसके बारे में, हम अब इसके साइन एंड सिम्टम लिखेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम में सबसे पहले लिखेंगे साइन एंड सिम्टम। क्लियर। चलिए,
साइन एंड सिम्टम में क्या है, सबसे पहली बात बच्चों, जिनको आई का कैंसर होता है, एक तो उनको पता ही नहीं चलता है क्योंकि इसमें आंखों में दर्द नहीं होता है, ठीक है। शुरुआती समय में उनको आंखों में दर्द नहीं होता है, क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या होता है, उनको ब्लर विजन सा महसूस होने लगता है। क्या फील होगा उनको, सबसे पहले उनको फील होगा ब्लर विजन। और दूसरा क्या होगा, उनको जैसे डार्क स्पॉट दिखने लगेगा, डार्क स्पॉट इन आइरिस, आइरिस में क्या होगा, एक ब्लैक सा स्पॉट आपको दिखने लगेगा, ठीक है। तीसरा, उनको क्या होगी, लाइन जो होगी वो वेवी दिखने लगेगी। और साथ में क्या होगा, उनको फ्लोटर्स दिखने लगेंगे, फ्लोटर्स इन विजन में देखने को मिलेंगे। जैसे कहाँ मिल रहे थे हमको फ्लोटर्स, हमने पढ़ा था हमको फ्लोटर्स देखने को मिल रहे थे, क्लियर। नेक्स्ट, फ्लैशेस ऑन विजन, ठीक है, साथ में क्या थे, उनको फ्लैशेस देखने को मिल रहे थे आपके रेटिनल डीअटैचमेंट, फ्लैशेस ऑन विजन, ठीक है, वही सेम रेटिनल डीअटैचमेंट जैसा फील होगा वहां पर। और साथ में क्या होगा, चेंज इन प्यूपिल साइज, उसके क्या होगा, प्यूपिल के जो साइज में है वो भी क्या होगी, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर अगर उसके आइरिस में हो गया है या सिलियरी बॉडी में हो गया है तो वहां पर क्या होगा, चेंज इन प्यूपिल साइज देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। चलिए अब हम सबसे पहले देखते हैं इसका, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसका हम जो पॉइंट है, तो शुरू आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग विदाउट पेन, ठीक है। जब आपका जो ये कैंसर होगा तो स्टार्टिंग कैसी होगी, विदाउट पेन होगी, यहाँ पर उसको पेन महसूस नहीं होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, कैंसर है तो आप क्या करोगे, उसका सीधा का सीधा एमआरआई करते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है बच्चों, इसका एमआरआई है, ठीक है। इसका कंफर्मेटरी ही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, दिस इज एमआरआई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की, जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी आंख में कैंसर है, अब हमारा ट्रीटमेंट क्या रहने वाला है, क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, हम रेडिएशन देने की कोशिश करेंगे, क्लियर। ट्रीटमेंट में हमने रेडिएशन दे दिया, ठीक है। रेडिएशन से भी ठीक नहीं हो रहा है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारी सर्जरीज की तरफ, ठीक है। ठीक है, आपने रेडिएशन दे दिया, अब हम करेंगे सर्जरी। सर्जरी में हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की क्या आती है, सर्जरी आती है, एक्सेंट्रेशन, एविसरेशन और इन्यूक्लिएशन। तो हम वन बाय वन इन सर्जरीज के बारे में लिखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी सर्जरी आती है, फर्स्ट सर्जरी हमारी, उसको हम बोलते हैं दैट इज इन्यूक्लिएशन, इन्यूक्लिएशन। ई न्यूक्लिएशन का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करेंगे, आई बॉल को रिमूव करेंगे विदाउट आई लिड। क्लियर हो गया। या आप लिख सकते हो कि एंटायर आई बॉल रिमूव, आप ऐसे लिख सकते हो, एंटायर क्या करना है, आपने आई बॉल को क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। और आपने छोड़ क्या दिया वहां पर, एक्सेप्ट, ठीक है। और आपने रिमेन क्या कर दिया वहां पर, क्या छोड़ दिया आपने, रिमेनिंग कौन से पार्ट रहेंगे आपने जो छोड़ दिए, आईलिड, आपने पलके नहीं निकाली है वहां पर। और क्या करा आपने, ऑप्टिक, हाँ आईलिड नहीं निकाली है आपने, ठीक है। एंटायर आईबॉल निकाल दिए, प्लस साथ में उसके ऑप्टिक नर्व्स भी होंगी। क्लियर हो गया, साथ में उसके क्या है, ऑप्टिक नर्व्स भी है, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। आपने सब निकाल दिया, पूरा का पूरा आई बॉल निकालेंगे तो उसमें ऑप्टिक नर्व तो पीछे होंगी, तो आपने छोड़ा क्या यहाँ पर, आईलिड, ठीक है। आपने क्या करा, ये सामने की पलके छोड़ दिए, बाकी आपने पूरा बॉल निकाल दिया। अब आप यहाँ पर एक नया आई बॉल सेट कर देंगे और आपकी फिर से आंख क्या हो जाएगी, वैसी की वैसी। आपने यहाँ पर आईलिड्स को नहीं निकाला है, समझ रहे हैं, दोनों तरफ की आईलिड्स आपकी रिमेनिंग है। आपने सिर्फ अंदर की आई बॉल और आपने ऑप्टिक नर्व रिमूव कर दी थी, बाकी आपने बाहर का छोड़ दिया। ई न्यूक्लिएशन से समझ है ना, ई माने ई न्यूक्लिएशन, न्यू आई डाला है इसमें, क्लियर हो गया, आईलिड को छोड़ दिया। चलिए दूसरा, बाद में देखते हैं इनकी ट्रिक कैसे बन सकती है जो हमें याद रहे। दूसरा आएगा हमारे पास एविसेरेशन, ठीक है। एक पॉइंट है हमारे पास, दैट इज एविसेरेशन, एविसरेशन,
ठीक है, ठीक है, एविसरेशन। चलिए, एविसरेशन में है क्या है? एविसरेशन, एविसरेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर स्क्लेरा को छोड़ देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? चलिए, हम कैसे करेंगे इसको? हम लिखेंगे रिमूवल ऑफ इनर आई। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रिमूवल किसका करेंगे हम यहाँ पर? इनर आई कंटेंट, इनर आई कंटेंट। ठीक है, इस कंटेंट में क्या क्या है? इनर आई कंटेंट आपने निकाल दिया, बट आपने क्या करा? स्क्लेरा, ऑप्टिक नर्व, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल आपने छोड़ दी। ठीक है, आपने रिमेन क्या रखी वहां पर? आई कंटेंट तो निकाल दिया, बट रिमेन छोड़ा क्या आपने वहां पर? क्या क्या छोड़ना है आपको? तो लिखिए वन बाय वन। स्क्लेरा को छोड़ देंगे हम लोग, ऑप्टिक नर्व्स को छोड़ देंगे हम लोग, और आपकी जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स थी ना, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स थी, ऑक्यूलर मसल जो थी, आपने उनको भी क्या करा? वहां पर छोड़ दिया। क्लियर हो गया? तो ये क्या था हमारा? एविसरेशन। एविसरेशन आपको याद भी आ रहा होगा, आपने एविसरेशन में पढ़ा था, एक था एक्सेंट्रेशन, एक था एविसरेशन। ठीक है, इस तरीके से कुछ पढ़ा होगा आपने। ये सूचर है हमारे। ठीक है, एक क्या था? एक था एक्सेंट्रेशन, एक था एविसरेशन। ठीक है, एक्सेंट्रेशन में क्या पढ़ रहे थे हम? एक्सेंट्रेशन और दो पॉइंट थे हमारे, एक होता था एविसरेशन और एक होता था डेहिसेंस। ठीक है, एक था हमारा डेहिसेंस और एक क्या था हमारा? एविसरेशन। ठीक था ना, ऐसा था। तो इसमें क्या हो रहा था? एविसरेशन का मतलब था कि अंदर का कंटेंट बाहर आ रहा था। ये क्या था? हमारी जो इंटेस्टाइन का कंटेंट था वो बाहर आ रहा था, ऐसा ही था। और डेहिसेंस में क्या हो रहा था? आपके जो थे सूचर वहां से रिमूव हो गए थे, बट अंदर से कोई कंटेंट नहीं आया था। क्लियर? तो आप वहीं से याद रख सकते हो कि ई फॉर एविसरेशन, ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एविसरेशन, ई फॉर एग्जिट। एग्जिट किसका? जो अंदर कंटेंट है। ई एग्जिट, ई एविसरेशन, डेहिसेंस उसका अपोजिट हो गया। तो ई फॉर एग्जिट वाला एविसरेशन है। तो सेम जब वहां एग्जिट है, एविसरेशन में एग्जिट हो रहा है पेट के कंटेंट का, तो सेम अगर एविसरेशन आपको आई में पूछेंगे तो यहां पर भी तो एग्जिट ही होगा। किसका? आई के कंटेंट का। तो याद रहेगा, एविसरेशन में वहां पर पेट का कंटेंट बाहर आ रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है? आई का कंटेंट बाहर हो रहा है। क्लियर हो गया? और उसमें छोड़ा किसको है? हमने बाहर की स्क्लेरा को छोड़ दिया है। क्लियर हो गया? हमारी जो सबसे आउटर लेयर थी, हमने स्क्लेरा को यहाँ पर छोड़ दिया है। बाकी अंदर का सारा कंटेंट हमने क्या करा है? यहाँ से रिमूव कर दिया है। ठीक है, छोड़ा क्या है? स्क्लेरा को छोड़ा है और आपकी ऑप्टिक नर्व को छोड़ा है। ठीक है, बाकी हमने सब कुछ निकाल दिया है, जितना भी कंटेंट था। आपका आइरिस निकाल दिया, आपका सीलियरी बॉडीज निकाल दिया, आपका लेंस निकाल दिया, आई बॉल निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया आपका। तो आपने नर्व छोड़ दी और स्क्लेरा छोड़ दिया। ठीक है, कंटेंट की बात करेंगे तो अंदर का कंटेंट निकालना है, बाहर का छोड़ दिया। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेंट्रेशन, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? एक्सेंट्रेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा एक्सेंटरेशन, एक्सेंटरेशन। चलिए, एक्सेंट्रेशन में नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करेंगे हम लोग? रिमूवल ऑफ, रिमूव किस किस को करेंगे? पहले हम लिखेंगे रिमूवल किसका है? आई बॉल। ठीक है, बॉल तो निकालना ही पड़ता है मैक्सिमम हर जगह में। आई बॉल के साथ अब अपने क्या क्या निकालने हैं? सराउंडिंग टिश्यूज। यहाँ पर ये समझ लो कि यहाँ सभी निकाल देना है। देखना, सराउंडिंग टिश्यू भी निकाल रहे हैं, प्लस और क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर बोन भी निकाल रहे हैं। तो आई बॉल निकाल दी, टिश्यूज निकाल दिए, बोन निकाल दिए। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आई लिड भी निकाल दी। तो मतलब यहाँ पे तो हमने सब कुछ ही निकाल दिया है ना, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो एक्सेंट्रेशन, एक्सेंट्रेशन मतलब यहाँ सब ही एक्सेंट्रेशन। एक्स लास्ट में आता है, मतलब यहाँ लास्ट में हमने क्या करना है? सब कुछ निकाल देना है, यहाँ बाकी वापस
रिमेन आप यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो, रिमेनिंग आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यू आई फिट करनी है, न्यू आई प्रोस्थेसिस आपको पूरे के पूरे फिट करने हैं। क्लियर? जैसे बकरी की आंख वगैरह लगाते थे तो सेम करना है। तो अब समझ आ गया आप लोगों को। अब अगर मैं आपको इस तीनों को ऐसे एक लाइन में बताऊंगी तो शायद आपको समझ आ जाएगा। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, ई न्यूक्लिएशन, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, एविसिरेशन, एविसिरेशन। लास्ट में पढ़ा हमने ई एक्सेंट्रेशन। पढ़ा, ई न्यूक्लिएशन एन है, वी है, ई एक्स है, एक्स लास्ट में आ रहा है तो लास्ट में हमने क्या करना है, एक्सेंट्रेशन। तो मतलब रिमूवल ऑफ, इसमें सब कुछ रिमूव रखेंगे, ठीक है। सब कुछ क्या है इसमें, रिमूव है। सब कुछ में क्या है, आपने यहाँ पर आई बॉल भी निकाल दी, आई लिड भी निकाल दी, है ना, आई लिड भी निकाल दी। आपने यहाँ पर क्या क्या करा, बोन तक निकाल दी, टिश्यूज तक निकाल दिए, है ना, सब कुछ निकाल दिया है आपने। समझ रहे हो, एक्स लास्ट में आता है तो लास्ट में क्या करना है, आपने सब कुछ ही निकाल देना है। एविसिरेशन मैंने आपको समझा दिया था, एविसिरेशन आप इससे याद रख सकते हो, एविसिरेशन एंड डेहिसेंस। डेहिसेंस में आपके सूचर अलग अलग हो जाते थे, है ना, सूचर खुल रहे थे। और एविसिरेशन में क्या हो रहा था, आपका इनर कंटेंट बाहर आ रहा था, ठीक है। यहाँ पर किसका कंटेंट था, वो इंटेस्टाइन का। और एविसिरेशन आई में पूछा है तो आई में क्या होगा, आपका इनर आई कंटेंट क्या है, आपका यहाँ पर बाहर आ रहा है। और फिर बचेगा क्या, कंटेंट बाहर आ रहा है मतलब कि कुछ तो छोड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका जो रिमेन रह रहा था वो कौन था, आपकी दैट इज स्क्लेरा। क्लियर? मतलब एक लाइन को तो छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर स्क्लेरा हमने छोड़ दी थी और साथ में हमने ऑप्टिक नर्व्स यहाँ पर छोड़ दी थी, ठीक है। कंटेंट बोला है ना तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, तो हमने स्क्लेरा और ऑप्टिक नर्व वहां पर छोड़ दी थी और साथ में मसल्स छोड़ दी थी। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, रिमूव क्या करा हमने, इनर आई कंटेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई न्यूक्लिएशन, जो फर्स्ट है हमारा। क्लियर? ई न्यूक्लिएशन, ई माने आई, आई में ई न्यूक्लिएशन, सिंपल सा बात है, सीधा सा, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, हमको आई बॉल रिमूव करना है, ठीक है। और साथ में छोड़ क्या देना है, रिमेन क्या करना है हमको, यहाँ पर हमको रख देनी है आईलिड, ठीक है। आईलिड को छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर अपनी पलकों को छोड़ दो ना, बाकी सब कुछ निकाल दो और पूरा का पूरा बॉल अंदर डाल दो। ये आपने न्यू बॉल डाल दिया, बस यहाँ पलके छोड़ दो और यहाँ पर क्या करो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरा को छोड़ देंगे। क्लियर हो गया? स्क्लेरा को छोड़ देंगे, बाकी अंदर का निकाल देंगे। आपको समझ आया? होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। चलिए अब हमने करना क्या है, देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपने चलो ये सारी की सारी आंख निकाल दी, अब क्या हम तुरंत ही वहां पे नई प्रोस्थेसिस डाल देंगे? हाँ, न्यू प्रोस्थेसिस कब डालते हैं, आपने अभी तो सर्जरी करी है, तो अब ये न्यू प्रोस्थेसिस वो बंदा अपनी आंख में नई आंख कब लगवाएगा, वो बकरे की आंख कब लगवाएगा, पत्थर की आंख कब लगवाएगा, ठीक है। किसी की भी आंख हो सकती है पर ज्यादातर क्या है, बकरे की होती है, मेल बकरे की आंख होती है, बकरी की होती है, या फिर किसकी होती है, पत्थर की आंख लगवाते हैं वो लोग, ठीक है। वो कुछ स्पेशल टाइप का पत्थर होता है, ठीक है। चलिए तो क्या करता है, जो प्रोस्थेसिस होते हैं वो कब फिट करते हैं हम, आफ्टर 1 मंथ ऑफ सर्जरी, ठीक है। जब आपको सर्जरी का 1 मंथ हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, आप न्यू प्रोस्थेसिस वहां पर फिट करवा सकते हो। क्लियर हो गया? और साथ में क्या करना है, जब आपकी ये सर्जरी हो गई थी उसके बाद, सर्जरी के बाद आपको पेशेंट को क्या करना था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब पेशेंट की आई रिमूव होती है तो आपने क्या करना है, आपने उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। इमोशनल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना है, क्यों नहीं करवाएंगे भाई, उनकी पूरी आंख रिमूव हुई है तो आपको उनको इमोशनली बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। क्लियर हो गया? साथ में उनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इन्फेक्शन से आपको उनको प्रिवेंट करना है, ठीक है।
अब साथ में क्या होगा, साथ में क्या करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने पेशेंट का क्या करा है, सर्जरी कर दिया है, आपने निकाल दी है उनकी आई, ठीक है। आफ्टर सर्जरी क्या करना है, ये तो प्रोस्थेसिस तो ये तो बाद में लगेंगे, 1 महीने के बाद लगेंगे ये तो, ठीक है। आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम्हारी सर्जरी हुई है, अभी अभी तुम्हारी रिमूवल ऑफ आई हुआ है, रिमूवल ऑफ आई हुआ है, तो क्या करना है, अगर तुम्हारी आंखों में, ठीक है, इफ ब्राइट रेड ड्रेनेज अगर आता है, तो आपने क्या करना है, आपने इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आपको क्या आता है, ब्राइट रेड, अगर आपको क्या आता है, ब्राइट रेड अगर ब्लड आता है, ठीक है, ब्राइट रेड अगर ब्लड आता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को क्या करना है, इन्फॉर्म एचसीपी करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर क्यों आ रही है ब्लीडिंग, हो सकता है वहां पर प्रेशर पड़ रहा हो या कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई हो, तो आपको डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है। क्लियर। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आया होगा, मैक्यूलर डिजेनरेशन, ऑक्यूलर डिजेनरेशन आपको समझ में आया होगा। तो ऑक्यूलर डिजेनरेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हमारा आई का कैंसर हो, ऑक्यूलर डिजेनरेशन में सबसे पहले हम लोगों ने, सबसे पहला टॉपिक था हमारा मैक्यूलर डिजेनरेशन। मैक्यूलर डिजेनरेशन में हमने पढ़ा था कि हमारा जो मैक्यूलर लूटिया होता है उसमें डिजेनरेशन आ जाती है, मतलब वो समय के साथ साथ खराब होने लग जाता है, ठीक है। और उसका जो दो रीजन थे, एक था ड्राई, एक था वेट। ड्राई हो रहा था हमारा एज की वजह से, जैसे जैसे पेशेंट की एज होती जाती है मोर देन 65, तो जो हमारा मैक्यूलर लूटिया है उसमें क्या होता है, सूखापन आ जाता है, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, उसकी वजह से शार्पेस्ट और स्कीनेस्ट विजन क्या हो जाता है, हमारा खराब हो जाता है। और साथ में क्या होगा, सेंट्रल विजन लॉस हो जाएगा। मैक्यूलर लूटिया में सबसे ज्यादा कौन है, रॉड्स एंड कॉन्स, रॉड्स एंड कॉन क्या होंगे, सारे के सारे वहां पर मर जाएंगे, ठीक है। फिर हमने दूसरा पढ़ा था कि जो वेट वाला था वो क्यों हो रहा था, क्योंकि वहां पर ब्लड सप्लाई का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, उसकी वजह से हमारा मैक्यूलर लूटिया में क्या हो रहा था, स्कार फॉर्मेशन हो रही थी या फिर विजन में डिस्टॉर्शन हो रही थी, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या थे, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर था हमारा एज, एज में ड्राई हो रहा था या हाइपरटेंशन था या जेनेटिक था या स्मोकिंग था। साइन एंड सिम्टम की अगर बात करें, सबसे पहला साइन आ रहा था कि सेंट्रल विजन लॉस हो रहा था, क्योंकि मैक्यूलर लूटिया रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, सेंट्रल विजन के लिए। दूसरा क्या था, हमारा कलर रिकॉग्निशन में उसको दिक्कत आ रही थी, फेस रिकॉग्निशन में दिक्कत आ रही थी, है ना, फेस नहीं समझ पा रहा था वो, लो विजन में नहीं दिख रहा उसको, ऊपर से साथ में क्या हो रही है, ब्लर विजन हो रहा है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के लिए इसका कंफर्मेटरी है ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी, जिसमें हम ये देखेंगे कि मैक्यूलर लूटिया और रेटिना पे इमेज बनती है या नहीं बनती है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम जो ये मैक्यूलर डीजेनरेशन होता है वो समय के साथ सबको होगा, जैसे जैसे हम बूढ़े होंगे हमको भी दिखना बंद हो जाएगा, हमारा भी मैक्यूलर लूटिया खराब हो जाएगा। पर हम ये कर सकते हैं कि अगर हम अच्छी डाइट रखेंगे तो हम उसको और खराब होने से बचा सकते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों की मरते दम तक आंखें सब देखती है, क्यों, क्योंकि उनका अच्छा सा फूड होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका कोई इलाज तो नहीं है, पर ये कि हम उसको बढ़ने से रोक सकते हैं। कैसे, हम शुरू में ट्रीटमेंट दे देंगे, ट्रीटमेंट में हम विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, जिंक, या फिर हम उसको ज्यादा से ज्यादा कलरफुल फ्रूट या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने को बोलते हैं। सर्जरी में हमारा सिर्फ वेट का ट्रीटमेंट होता है, हम क्या करेंगे, वहां पर जो ब्लड वेसल लीक हो रही थी उसको लेजर थेरेपी से हम ठीक कर देंगे। बाकी उसको पेशेंट को बोलना है ब्राइट लाइट यूज करनी है, और आपको साथ में क्या है, धूप में जब भी जाएंगे तो आपको सनग्लासेस पहनने। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा ऑक्यूलर मेलेनोमा, जिसको हम आंख का कैंसर भी बोलते हैं। 90% ये हमारे यूवियल ट्रैक में होता है, ठीक है। कोरोइड को हम यूवियल ट्रैक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो यूवियल ट्रैक में होता है वो 90% होता है, फिर सिलियरी बॉडी, फिर आइरिस, और 1% पूरी आंख में। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन कैंसर है हमारी आंख का, उसका लोकेशन कोरोइड सबसे ज्यादा माना गया है। अगर हम फैलने की बात करें, जिनको आंख का कैंसर होगा सबसे पहले उनके लीवर में ही दिक्कत होगी, वो लीवर में ही फैलेगा। फिर हमने देखा कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या है। साइन एंड सिम्टम इनके कुछ भी नहीं आते हैं, क्योंकि शुरू में उनको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनको दर्द ही नहीं होता है।
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हमने एमआरआई किया था, ट्रीटमेंट में हमने उसको रेडिएशन और सर्जरी दे दी थी, ठीक है। रेडिएशन देने के बाद हमने सर्जरी करी। सर्जरी हमारे पास 3 तरह की थी। ई न्यूक्लिएशन जो हम सबसे पहले कर रहे थे, जिसमें हम आई बॉल को रिमूव कर रहे थे। फिर हमने क्या करी, साथ में ई न्यूक्लिएशन में हमने आई बॉल को हटा दिया और साथ में हमने क्या करा, छोड़ा किसको, आईलिड को, क्योंकि हमने बाद में वहां पर नई बॉल डालनी थी। ये था ई न्यूक्लिएशन। एविसरेशन हमने डेहिसेंस और एविसरेशन पढ़ा था। एविसरेशन में वहां पर स्टमक का कंटेंट बाहर आता था, यहाँ हमने आई का कंटेंट बाहर निकालना है। और हमने छोड़ना क्या है, जब कंटेंट बाहर निकाल रहे, किसी तो चीज से बाहर कंटेंट निकाल रहे होंगे, तो हमने स्क्लेरा को छोड़ दिया है और स्क्लेरा के साथ हमने उसकी ऑप्टिक नर्व को भी छोड़ दिया है। एक्सेंट्रेशन में एक्स लास्ट में आता है, तो लास्ट में हमने सब कुछ ही हटा देना है, हमने कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्लियर। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आपने नए प्रोस्थेसिस कब लगाने होते हैं, तो वो सर्जरी के 1 महीने बाद लगते हैं। और सर्जरी के बाद जब आप पेशेंट की आंख निकाल देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें कि जब भी सर्जरी हो जाएगी तो पेशेंट को बोलना है, अगर आपकी आंख से एक ब्राइट रेड का ब्लीडिंग आता है तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नाउ दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू। कल हम लोग पढ़ेंगे, हमारे हाइफीमा पढ़ेंगे और हम हमारी आई इंजरी और आई डोनेशन पढ़ेंगे। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।